अगला न्यूज आपके स्क्रीन पर जो है इंडियन एक्सप्रेस ने ही से कवर किया है। इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है व्हाट इज द ब्लैक सी ग्रीन डील विच रशिया हैज पुल्ड आउट ऑफ। ब्लैक सी, अब देखिए यहां के लिए इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहले तो आपको जानना है कि ब्लैक सी है कहां, ठीक है। दूसरा, ब्लैक सी ग्रीन डील क्या है ये आपको जानना है। और तीसरा, रशिया ने क्यों अपने आप को जो है समझौते से बाहर कर लिया। रशिया यूक्रेन के मध्य जो युद्ध हो रहा है उसके बाद ये जो घटनाक्रम आपको आपके स्क्रीन पर देख रही है, इसी के ऊपर हमें बात करना है कि रशिया ने जो है वो क्या किया है, ब्लैक सी डील से अपने आप को बाहर कर दिया है। पुतिन पुल्स द प्लग ऑन ब्लैक सी ग्रीन डील। तो सोमवार को रूस ने ऐलान किया, क्या ऐलान किया? रूस ने सीधे ये कहा कि वह काला सागर अनाज सौदे में अब हिस्सेदार नहीं है। काला सागर अनाज सौदा क्या है, अभी बात करेंगे। अब कह रहा है कि वह यह समझौता था जिसकी वजह से अनाज संकट का सामना कर रहे जो भी देश हैं उन्हें अनाज भेजने की जो है वो अनुमति मिली थी। लेकिन रूस के फैसले से अगर हम बात करें तो एक नई मुसीबत जो है वो आ सकती है। काला सागर ग्रीन डील है ना, ब्लैक सी ग्रीन डील, काला सागर अनाज समझौता। दोस्तों हम जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन विश्व के कई सारे देशों का पेट भरने का काम करते हैं। आज पाकिस्तान में जो आटा का रेट 160 रुपया किलो पहुंचा है उसके पीछे कहीं ना कहीं रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है वो बहुत बड़ा कारण है। यूक्रेन और रशिया, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में गेहूं के सबसे बड़े सप्लायर थे, लेकिन इस युद्ध के बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारी स्थितियां जो है वो डावाडोल हो चुकी है। इन्हीं के ऊपर हम बात करेंगे, इन्हीं के ऊपर हम लोग समझेंगे, इन्हीं को हम और भी बेहतर तरीके से जानेंगे, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है, इस टॉपिक के अंतर्गत हम बात करेंगे कि रूस 17 मई को इस समझौते से जो 60 दिन आगे बढ़ाने पर सहमत हुआ था अब क्यों बाहर हो गया। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि इस डील के किस हिस्से की वजह से जो है वो रूस असंतुष्ट हो गया और उसने कहा कि अब भैया हम समझौते में नहीं रहेंगे। और रूस और यूक्रेन के बीच में जो ये काला सागर अनाज समझौता हुआ था, इसमें निर्णायक भूमिका जो है वो किसकी थी, किसने इसमें एक निर्णायक मीडिएटर के रूप में काम किया था। कहा यह जाता है कि तुर्की और संयुक्त राष्ट्र ने जो है इस्तांबुल में एक समझौता कराया था इसके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपके स्क्रीन पर रशिया हार्ट्स ब्लैक सी ग्रीन डील, आप अपने स्क्रीन पर इस मैप को देखिए। आपको इस मैप में जो है ये ब्लैक सी यानी कि काला सागर नजर आ रहा है। ब्लैक सी के इधर आपको क्रीमिया नजर आ रहा है जिस पर 2014 में जो है रशिया ने कब्जा किया था, ठीक है। ये आपको जो है यूक्रेन नजर आ रहा है। ये आपको ओडेसा और क्रोनोमोर्स्क बंदरगाह नजर आ रहा है, 3 बंदरगाह। ये आपको टर्की का क्षेत्र नजर आ रहा है। ये आपको इस्तांबुल नजर आ रहा है, जहां 2022 में अगर हम बात करें तो जुलाई 2022 में टर्की और यूनाइटेड नेशन ने जो है वो समझौता कराया था, किसका, रशिया और यूक्रेन के बीच में ब्लैक सी ग्रीन का। द टर्की एंड यूनाइटेड नेशन ब्रोकर्ड ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव वाज साइंड बाय रशिया एंड यूनाइटेड यूक्रेन इन इस्तांबुल ऑन जुलाई 2022, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था, इस समझौते के तहत जो है वो ये हुआ था कि यहां से जो भी अनाज वाले जहाज जाएंगे उनको बेरोक टोक जो है वो जाने दिया जाएगा। तो रूस ने काला सागर जो अनाज निर्यात सौदे पे अपनी जो भागीदारी थे उसको समाप्त कर लिया है। और इसको लेकर क्रेमलिन के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने जो है इस बात की पुष्टि की है कि मॉस्को जो है इस समझौते का अब किसी भी प्रकार से हिंसा नहीं होगा, ठीक है। क्या कारण था, तो उसके बाद इन्होंने सीधे कहा कि देखिए काला सागर समझौता बिल्कुल प्रभावी नहीं है, क्योंकि समय सीमा जिस प्रकार से हम बात करें तो कि 17 जुलाई तक की ये पूरी बातें थी कि 17 जुलाई तक जो है वो बढ़ाया गया था। 60 दिन आपको याद होगा, 17 मई मैंने अभी कहा कि 17 मई तक ये समझौता था, 60 दिन और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। लेकिन कहा जा रहा है कि देखिए हम इस समझौते को इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि रशिया कह रहा है कि हमसे जितना भी प्रॉमिस किया गया था, हमसे जितना वादा किया गया था, उस वादे के अनुरूप कोई काम हो ही नहीं रहा। अब काला सागर अनाज सौदा जो था उसमें यूक्रेन जो है वो गेहूं और मक्का जैसे दुनिया के सबसे बड़े जो भी खाद्यान्न थे उसका निर्यातक में से एक है। और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम में एक बहुत बड़ा योगदानकर्ता अगर कोई है तो वो क्या है, यूक्रेन है। अब जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया तो यूक्रेन के जो भी बंदरगाह हैं, जो आपके स्क्रीन पर आपको ओडेसा, क्रोमोर्स्क और ये आपको यूजनी नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे बंदरगाह हैं। इन बंदरगाह से जो है वो आवागमन अवरुद्ध हो गया।
जिसके कारण क्या है कि विश्व के अन्य देशों में जो भी खाद्य पदार्थ थे, उन खाद्य पदार्थों के जो रेट थे, उनकी जो कीमतें थे वो बढ़ गई, और दुनिया में जो गरीब देश हैं वहां खाद्य सुरक्षा का संकट जो है उसकी आशंका बढ़ गई। उदाहरण के लिए जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान में जो है वो गेहूं की कीमतें आपको बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, गेहूं काफी महंगी जो है वो आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसी को लेकर जो है समझौता हुआ था, और इस समझौते के तहत ये बातें हुई थी कि यहां से जो भी आपके शिप होंगे वो शिप आपके जो है बिना रोक टोक के जो है वो आगे जाएंगे। 22 जुलाई 2022 को जो है ये समझौता हुआ था, जिसके ऊपर हम बात जा रहे हैं। तो 22 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र और तुर्की ने जो है वो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो है ग्रेन इनिशिएटिव के ऊपर समझौता कराया था, जिसमें कहा गया था कि जो भी मालवाहक जहाज हैं उनका जो है वो ओडेशा में जो है, इसके अलावा चोर्नोमस्क में, और इसके अलावा प्यूडेनी एक जगह और भी है, यहां क्या होगा, या यूजनी आपको ये जगह नजर आ रहा है, यहां क्या होगा कि तीनों यूक्रेनी बंदरगाह पर यात्रा करने की अनुमति दी गई, लेकिन एक शर्त रखी गई कि इस यूक्रेनी बंदरगाह पर से जो भी जहाज निकलेंगे इसमें कोई भी हथियार नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो काला सागर का मार्ग आपको नजर आ रहा है, ये काला सागर का टोटल जो मार्ग है वो 310 आपका समुद्री मील लंबा है, और 3 समुद्री मील जो है ये चौड़ा आपको मार्ग नजर आ रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइटर्स ने एक रिपोर्ट छापी थी कब, जून में, जिस रिपोर्ट के तहत इसने कहा था कि सौदे के तहत यूक्रेन द्वारा लगभग 32 मिलियन टन से ज्यादा मक्का और गेहूं जो है वो निर्यात किया गया था। ठीक है ना, अब थोड़ा सा और भी हम मैप के माध्यम से समझें। आप देखिए आप अपने स्क्रीन पर कि हुआ क्या है। रशिया बार बार ये कह रहा है कि देखिए आप समझौते तो कर रहे हैं, आप हमसे ग्रेन तो भिजवा रहे हैं, लेकिन कई जगह हम क्या देख रहे हैं कि आप हमारे ऊपर जो है वो पाबंदी लगा रहे हैं, आप हमारे ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं। और लगभग अगर हम बात करें तो 46 देशों ने जो है वो रशिया के ऊपर क्या किया है, सैंक्शन लगा दिया है। ठीक है, और मोर देन 9117 सैंक्शन जो है वो रशिया के ऊपर जो है वो लगाया गया है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि जितनी भी कंट्रीज पीले कलर में नजर आ रही हैं वो सभी ने जो है वो क्या किया है, सैंक्शन लगाया गया है, और जितने भी आपको ये ग्रे टाइप की कंट्रीज नजर आ रही है वो सैंक्शन नहीं लगाया है। रेड में आपको रशिया और ब्लू में आपको यूक्रेन नजर आ रहा है। तो यूरोपियन यूनियन के जितने भी 27 कंट्रीज थे उन सभी ने भी जो है वो रशिया के ऊपर क्या है, सैंक्शन लगाया है। और सैंक्शन किन किन चीजों पे लगाया है, एयरक्राफ्ट पे, इंडिविजुअल पर, एंटिटी पे, ऐसे कुल मिलाकर जो है वो 9117 जो उत्पाद हैं जो कि रशिया में होते हैं उन सभी के ऊपर जो है वो क्या करा दिया गया है, सैंक्शन लगाया है। तो रूस बार बार ये कह रहा है कि देखिए समझौते के तहत आपके साथ जो भी बातें हुई थी आप में से कोई भी बातें आप उस पर पूरा नहीं कर रहे हैं। पश्चिम जो है वो क्या कर रहा है, इसके ऊपर कई प्रकार से प्रतिबंध लगा रहा है, और उस प्रतिबंध के कारण जो भी इसके कृषि उत्पाद हैं या जो भी इसके उर्वरक हैं उनका निर्यात नहीं हो रहा है, जिसके चलते रूस को जो है वो क्या हो रही है, परेशानी हो रही है। ठीक है, और भी आगे चलते हैं। व्हाट सैंक्शंस हैज द यूरोपियन यूनियन अडॉप्ट अगेंस्ट रशिया। तो बैन किस पर कर दिया यूरोपियन यूनियन ने, तो इंपोर्ट ऑफ रशियन ऑयल, ब्रॉडकास्टिंग प्रोविजन रशियन मीडिया आउटलेट्स के ऊपर, डिशिफ्टिंग एडिशनल बैंक्स के ऊपर, इंडिविजुअल सैंक्शन कई जगह जो है वो लोगों के ऊपर भी जो है वो यूरोपियन यूनियन ने लगाया है। तो रूस सीधे कह रहा है कि भैया आप कृषि उत्पादों पर कोई हमारा सीधा प्रतिबंध तो नहीं लगाया हो, लेकिन कई सारे जो भुगतान प्लेटफॉर्म हैं, बीमा कंपनियां हैं, शिपिंग कंपनियां हैं, या अन्य जो हमारे रसद है उसके ऊपर आपने क्या कर दिया है, सैंक्शन लगा दिया है, जिसके चलते हमारे निर्यात में क्या हो रही है, बाधा हो रही है। 13 जुलाई को पुतिन साहब जो है वो मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने कहा कि देखिए हम बार बार इस सौदे को आगे बढ़ाकर हम विश्व को यह बताना चाहते हैं कि हम सद्भावना के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पश्चिम के जो देश हैं वो इस चीज को समझ ही नहीं रहे हैं। और रूस ने सीधे ये कहा कि देखिए वैश्विक खाद्य की समस्या अगर है तो उसको खत्म करने के लिए जो भी रास्ते होंगे उस रास्ते में जो है वो रशिया जो है वो आगे बढ़कर जो है वो मदद करेगा। विश्व के लिए जो भी अनाज सौदे होंगे उसके लिए वो सहमत है, लेकिन ध्यान रखना होगा कि ये चीज हमें ये देखना होगा कि निर्यात कहां हो रहा है। रशिया बार बार यूक्रेन के ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि यूक्रेन जो अपना निर्यात कर रहा है वो किसको कर रहा है, तो मुख्य रूप से जो उच्च और मध्यम आय वाले देश हैं उनको जो है वो निर्यात कर रहा है। और संयुक्त राष्ट्र जो है वो बार बार क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र ये कह रहा है कि जो गरीब देश हैं उन्हें जो है वो क्या करना होगा, मदद देना होगा। ठीक है, इसके अलावा राइटर्स की जो एक और रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि यूरोपियन संघ और रूसी कृषि बैंक की एक सहायक कंपनी जिसका नाम है सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल
टेलीकम्युनिकेशन, जिसको कि हम स्विफ्ट कहते हैं, तो स्विफ्ट से जोड़ने का विचार कर रहा है, जिससे कि युद्ध के कारण अनाज की अनुमति देने के लिए जो या उर्वरक के लेन देन में जो बीच में जो ब्रेक हो गया है उसे समाप्त करने की बात की जा रही है। ठीक है, अब युद्ध के बीच में अगर हम रशिया और यूक्रेन के अनाज सप्लाई को अगर देखें, आप अपने स्क्रीन पर फिर से इस इमेज को देखिए, सैंक्शन प्लेस्ड ऑन रशिया बाय गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड। तो किन किन देशों ने जो है रशिया के ऊपर प्रतिबंध लगाया और किस किस हिसाब से प्रतिबंध लगाया है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है। तो अब युद्ध के बीच में रशिया और यूक्रेन के द्वारा जो अनाज का सप्लाई हो रहा है वो कैसे हो रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ये इमेज आप देखिए, आपको देखने को मिल रहा है कि टर्की और चाइना जो है ये भी यूक्रेन के ऊपर जो है वो फूड एक्सपोर्ट्स के लिए जो है वो निर्भर है। टर्की, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, नीदरलैंड, स्पेन, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और जर्मनी, इसके साथ जो है वो यूक्रेन के और के जो है वो क्या, और रशिया के जो है वो क्या हो रहा है कि अनाजों का जो है वो आयात निर्यात जो है वो चल रहा है। तो युद्ध के बीच में रशिया और यूक्रेन का जो आयात अनाज का जो निर्यात चल रहा है वो कैसे चल रहा है, तो हम जानते हैं कि रूस जो है वो दुनिया के शीर्ष गेहूं निर्यातक के रूप में जो है एक मजबूत स्थिति बनाकर रख रहा है, और यूक्रेन का जो शिपमेंट है उनके पास चरम से अधिक उत्पादन जो है वो 11 साल में अगर हम बात करें तो सबसे निचले स्तर पर जो है पहुंच चुका है। रूस का जो गेहूं है इसका प्राथमिक जो गंतव्य है वो अगर हम बात करें तो मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, मध्य एशिया के नेतृत्व में जो है वो मिस्र, ईरान और अल्जीरिया तक जो है वो रशिया सप्लाई कर रहा है। अब ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से जो अगर हम बात करें तो 2022 और 2023 के बीच में लगभग 17 मिलियन टन का जो है वो निर्यात किया गया है, जो कि अगर हम बात करें तो लगभग 39% गेहूं वास्तव में जो है वो भूमि मार्ग से जो है वो पूर्वी यूरोप को जो है वो यूक्रेन के द्वारा भेजा गया है। युद्ध से पहले की अगर हम बात करें तो युद्ध के पहले यूक्रेन का जो बाजार है वो नाटकीय रूप से अगर हम बात करें तो एशिया और उत्तरी अफ्रीका के मार्केट में जो है बढ़ गया था, लेकिन अब धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं कि उसका रोल जो है वो यूरोपियन कंट्रीज की तरफ जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। और भी आप अपने स्क्रीन पर देखिए कि रशियन फेडरेशन और यूक्रेन के द्वारा जो सबसे ज्यादा अनाजों का निर्यात किया जाता है वो क्या है, तो सनफ्लावर सीड्स हैं, बार्ले है, वीट है, मेज है, रेप सीड है, सोयाबीन है, जिसका कि निर्यात किया जाता है। आगे अगर हम बढ़े तो ओवर 500 मिलियन पीपल लिव इन कंट्री रियली हेवीली, तो हम देखें तो कौन कौन से देश हैं, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि उत्तरी अफ्रीका, एशिया, अमेरिका के सारे जो देश देखने को मिल रहा है, अफ्रीका के देश, आपको मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया के देश देखने को मिल रहे हैं, जो कि पूर्ण रूप से अगर हम बात करें तो रशिया और यूक्रेन के गेहूं के ऊपर जो है वो निर्भर आपको देखने को मिल रहे हैं। कैसा लग रहा है सेशन, जरूर बताएं। ठीक है, द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज एमिड व्हीट शॉर्टेज, कहां कहां समस्या हो गई है इसके बाद गेहूं की, तो आप देखिए कि सोमालिया, बेनिन, लाओस, इजिप्ट, सूडान, कांगो, सेनेगल, तंजानिया, ये सारे ऐसे देश हैं जिसके ऊपर जो है वो, क्योंकि ये सारे देश या तो यूक्रेन या रशिया से जो है वो क्या करते थे, गेहूं का आयात करते थे, लेकिन समस्या इन सारे देशों के सामने जो है वो गेहूं की हो चुकी है इस वॉर होने के बाद। ठीक है, तो ये दूसरा टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। एक और टॉपिक है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी पर जुड़े नहीं हो तो इंडिया के टॉप एजुकेटर के गाइडलाइन में पढ़ने के लिए आप अनूप 10 कोड के माध्यम से अनअकैडमी पर जुड़ सकते हो, जिससे आपको फी में जो है वो डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। कैसा लग रहा है सेशन, जरूर बताएं, और अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके जो है जो भी ऑफर है उसका लाभ उठाएं। आप चाहें तो आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर भी जो है इंडिया के टॉप एजुकेटर के गाइडलाइंस में जो है वो पर्सनल मेंटरशिप में जो है पढ़ भी सकते हैं। जैसे यूपीपीएससी की फी का ये ऑफर चल रहा था, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, 15 जुलाई तक ये ऑफर था। अगर आप अनूप 10 कोड का यूज करके यूपीपीएससी में जुड़ते हो तो आपको ये फी में जो है वो डिस्काउंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा काफी सारे एडवांटेज है, इन एडवांटेज का भी आप फायदा उठा सकते हो। चलिए अगले न्यूज पर चलते हैं, देखते हैं अगला न्यूज क्या है।